हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं यहां पर मैट्रिसेस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर। बहुत इंतजार करवाया ना मैट्रिसेस का। बिल्कुल भाई, इंतजार का फल मीठा होता है। तो पहले हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया। डिटरमिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। और उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो फाइनली मैट्रिसेस यहां पर स्टार्ट हो जाता है। एकदम हलवा चैप्टर है, एकदम वो लोड नहीं लेने का, एकदम ऐसा फील नहीं करने का कि हाँ बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन हाँ, जब हम लोग मैट्रिसेस के आखिरी लेक्चर्स की तरफ जा रहे होंगे तो तब आप लोगों के पास ना कुछ चीजें याद करने के लिए ज्यादा होंगी। मतलब फ्रीक्वेंटली अगर मैं कहूं तो ट्वेल्थ के बोर्ड्स में वो चीजें कम पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग सीयूईटी की बात करें तो वहां पर इनके प्रेजेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज लोड लेना है? नहीं सर, आज बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आज बिल्कुल हलवा हलवा चीजें करेंगे, मीठी मीठी खीर खाएंगे और सारी चीजें एकदम बढ़िया से डाइजेस्ट कर जाएंगे। चलें फिर, बिल्कुल चलें, है ना। समय तो मैं बिल्कुल बर्बाद करने में बिलीव ही नहीं करता। ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई मस्ती करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि टाइम जो है ना बेटा, किसी बड़े विद्वान लोगों ने कहा है कि जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। क्योंकि एक बार गवाया हुआ पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन गवाया हुआ समय हाथ में नहीं आता है। तो भाई ज्यादा समय नहीं खाएंगे, सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे भाई जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम लोग एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, वो भी बेसिक्स वाले, बहुत ज्यादा डिफरेंट वाले नहीं। मतलब हमारे पास है कुछ है ऐसा जो हम लोगों ने अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिया है। किसके लिए? अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिया है। तो लेकिन हम लोग यहां पे हम लोग करेंगे इसको। तो दोस्त, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सर ये तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स की पहली क्लास में ही पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लो यार, थोड़ी देर की तो बात है, एक डिस्कशन ही तो करना है छोटा मोटा। मैट्रिसेस क्या होता है सर? ये एक टू डायमेंशनल यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी नंबर्स, फंक्शन या एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करते हैं। जिसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स को हम लोग रोज कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम लोग कॉलम कहते हैं। यहीं से एक इंफॉर्मेशन निकल कर आती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं, दैट इज कितने रोज हैं, और कितने वर्टिकल अरेंजमेंट, दैट इज कॉलम्स। तो इनकी काउंटिंग से हम लोग बता सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सब मालूम है सर, सब मालूम है, लेकिन फिर भी अपन बताएगा। तो अपन यहां पे क्या करेंगे कि सर हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल रोज कहलाते हैं और वर्टिकल जो है वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो यहीं से हम लोग पता करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आप लोगों को, फिर से एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा कि सपोज कीजिए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं 2 0 1 और 3 करके। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2/2 हो जाएगा। जिसमें पहला वाला नंबर हमें क्या बताता है सर? पहला वाला नंबर हमें बताता है रोज, कितने रोज हैं, और दूसरा वाला क्या बताता है सर? कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं। जी सर, बढ़िया एकदम। फिर आगे उसके बाद सपोज कीजिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकता हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक मैट्रिक्स बना देंगे। तो वी सी दैट कि हमारे पास यहां पर सर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो इसीलिए बेटा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। एज सिमिलर टू दैट हम लोग कैसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूं जिसमें 1 0 3 4 -1 2 4 1, ठीक है, 0 3 1 2। एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने बना दिया जिसके अंदर आप देखेंगे कि सर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रोज और 4 कॉलम्स हो जाएगा। हैं जी, बढ़िया। ये बात सभी को समझ में आती है। m/n से हम लोग इसे इन शॉर्ट डिनोट करते हैं, जिसमें m जो होता है वो सर नंबर ऑफ रोज बताता है, नंबर ऑफ रोज बताता है, और n जो होता है ये सर नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। ये फिर से हम लोग एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हैं जी, बढ़िया जी, एकदम धासु। ठीक है सर, इसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों को बेटा अब जो चीज समझनी है वो ये कि मैट्रिक्स के जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिस पोजीशन में वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एआईजे से। कैसे डिनोट करते हैं सर? एआईजे से डिनोट करते हैं, जिसमें आई जो है वो ith रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो है वो jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल बेटा, सब डिस्कशन हम लोग वैसे भी कर चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले रहे हैं यहां पर इन चीजों का।
कि सपोज कीजिए अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना ले लेते हैं सर, 2/3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2/3। इसका मतलब यह हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो कि सर 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, तो कंफर्म यहां पर 6 एलिमेंट्स होंगे, है ना। 2 3 6, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि सर सबसे पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो हमारा A11 हो जाएगा, फिर A12 हो जाएगा और A13 हो जाएगा, फिर हमारे पास A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकालते हुए बहुत डिटेल में सीखा था, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं, है ना। AIJ मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर कि अगर सपोज कीजिए आपके पास AIJ ऐसे करके लिखा हुआ है, दिस इज AIJ अगर लिखा हुआ है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाते हैं यहां पर इसको, हमारे पास क्या लिखा है सर, AIJ लिखा हुआ है। तो यहां पर जो I है बच्चे, ये जो I है ये क्या बताता है, रो नंबर बताता है कि ये कौन से रो है, और J जो है ये क्या बताता है, कॉलम नंबर बताता है, कॉलम नंबर बताता है। ठीक है, चलो ये बात भी हमें समझ में आती है सर, ये बेसिक बात हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर हमें एक बार और रिवीजन यहां पर हो जाता है। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, वो सवाल को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। सवाल देखिए बेटा, यहां पर ये एक ही सवाल को मैं आप लोगों को अलग अलग तरीकों से दिखा रहा हूं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को किसी और जगह पे दिखे, सपोज करिए आपके टेस्ट पेपर में दिखे, आपके क्वेश्चन पेपर में दिखे जब आप पेपर दे रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है और यहां से सवाल अगर पूछा जाता है, तो ये जगह जो है ये बदल सकती है सर, ये चीज जो है ये बदल जाएगा, ये जो गिवन चीज है गिवन बाय ये जो AIJ की डेफिनेशन है ये बदल जाएगा। और क्या बदल सकता है सर, और यहां पर हमें ये तीनों में से कोई सा भी ऑर्डर का मिल सकता है या फिर किसी और ऑर्डर का भी मिल सकता है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़कर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड अ मैट्रिक्स A whose elements are given by AIJ 1/2 2I plus J। ठीक है जी, अगर मैं सबसे पहला वाला सवाल सॉल्व करता हूं बेटा, जिसके अंदर मुझे बोला जा रहा है कि सर A 2/3 मुझे चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है सर, A11 होगा, है ना, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास गारंटीड प्रेजेंट होंगे सर, बिल्कुल होंगे, है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब बेटा यहां पर आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर I की वैल्यू यहां पर 1 है, आप लोग समझते हो ये बात, लेकिन स्टिल मैं लिख कर दे रहा हूं कैसे, कि सर यहां पर जो है ये हमारे पास I की वैल्यू है और ये जो है ये हमारे पास J की वैल्यू है। I और J की वैल्यू आप लोगों को पता लग रही है? जी सर, अगर I और J की वैल्यू आप लोगों को देख के पता लग रही है तो आप कहेंगे सर ये रहा फॉर्मूला जो कि AIJ के लिए दिया जा रहा है। जी सर, दिया जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि I और J की वैल्यू दोनों 1 है, तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा, है ना। वेरी इजी, हलवा सवाल। चलो A12 निकालो, तो सर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू में 1 + 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 का आधा करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 और 5/2 हो जाएगा, सो दिस इज 5/2। ठीक है सर, यहां आप देखेंगे तो I की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है और J की वैल्यू 1 आ जाती है, तो अब हमारे पास 1/2 ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 + 1 हो जाएगा, और 2 2 जब 4 + 1 यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है सर, यहां I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 है, तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 यानी कि 6/2, तो 3 हो जाएगा। ठीक है सर, और यहां पर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3 है, तो ये 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये जब अपने 6 एलिमेंट्स आपने निकाल दिए, तो अब हमारा जो मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सर, हमारा आंसर होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर करूं तो हमारा A मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो 2/3 स्ट्रक्चर का है। ठीक है सर, 2/3 स्ट्रक्चर का है, तो A11 A12 A13 हमारे पास कितना आया सर, सबसे पहला एलिमेंट आया 3/2, फिर आया हमारे पास 2 और फिर आया हमारे पास 5/2। ठीक है सर, और सेकंड रो के एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है सर, सबसे पहले आया 5/2, फिर आया 3 और फिर आया 7/2। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आप लोगों से सवाल में पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक थर्ड मैट्रिक्स भी ये वाला करवा देता हूं। ठीक है,
आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इसे होमवर्क में रखना है। ये क्या रखना है सर, ये होमवर्क में रखना है। हालांकि अगर ये आप लोगों ने, ऑब्वियस ही बात है, मैं 3/2 वाला करवा देता हूं, 3/3 वाला आप लोगों को क्या हो जाएगा, होमवर्क में हो जाएगा। दिस विल बी इन होमवर्क, ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो अब हम लोग कहते हैं कि 3/2 मैट्रिक्स अगर है ना, 3/2 मैट्रिक्स अगर है, हमारे पास एआईजे कैसे डिफाइन किया जा रहा है सर, एआईजे डिफाइन किया जा रहा है कि 1/2 2i 2i प्लस जे से डिफाइन किया जा रहा है। और हमें क्या बनाना है सर, हमें 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। दोस्त 3/2 मैट्रिक्स कैसा दिखता होगा, 3/2 मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स होते होंगे, जिसमें 3 रोज में A11 A12 आ जाएगा, A21 A22 आ जाएगा, A31 और A32 आ जाएगा। ये हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स बन जाएगा। जी सर, बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है सर, हमें यहां पर निकालना है A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A31 भी और A32 भी निकालना है। जी सर, निकालते हैं। I और J की वैल्यू अगर हम लोग फिक्स रखते हैं तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3/2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 का हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/2 यहां I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो 2 2 जा 4 + 1 हमारे पास 5/2 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो 2 × 2 + 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 6/2 यानी 3 हो जाएगा। A31 निकालेंगे तो 2 × में 3 + 1 कर देंगे तो 6 + 1 7 यानी 7/2 हो जाएगा। और A32 निकालेंगे तो 1/2 2 × 3 + 2 कर देंगे तो 6 + 2 8 का आधा फटा 4 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखना चाहता हूं तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सर, मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा ए मैट्रिक्स। अगर हम लोग बना रहे हैं जो कि 3/2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रोज हैं, है ना, 3 रोज हैं, तो ये और ये हमारे रोज में लिखे जाएंगे। दैट इज हमारा सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, देन आ जाएगा हमारे पास 5/2, देन आ जाएगा 3, देन आ जाएगा हमारे पास 7/2 और फिर आ जाएगा 4। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो कि हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल हलवा सी चीज है, बेसिक कैलकुलेशन है। एलिमेंट्स का डेफिनेशन की मदद से ये हमें क्या दिया गया सर, ये हमें एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी गई है कि एलिमेंट्स किस फॉर्मूले से बन रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन दे दी गई। और इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके आप लोग रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ढूंढने के बाद उसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया, एकदम यहां तक बिल्कुल चकाचक क्लियर है। जी सर, क्लियर। तो अपने को मालूम है कि ये वाला क्वेश्चन सर होमवर्क में है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। आपको 3/3 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है सर। यहां से आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि सर मैट्रिक्स कितने तरीकों के होते हैं। अब तक मैट्रिक्स तो हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन मैट्रिक्स कितने तरीकों के होते हैं। तो यहां पर जितने लिखे हैं ये बेटा सबसे बेसिक्स वाले हैं। कौन से हैं बेसिक्स वाले, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उनकी डेफिनेशन को सिर्फ समझना है। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमसे क्या बोल रहा है सर, रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या कह रहा है, रो मैट्रिक्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, सिर्फ एक रो। कॉलम्स कितने होते हैं, कितने भी। कॉलम्स कितने, कितने भी। तो अब इसे समझो कि सर रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 रो होता है। क्या होता है सर, ओनली 1 रो होता है। ये देखिए, ओनली 1 रो, है ना। ये हम लोगों ने मार्क कर दिया कि सर सिर्फ एक रो होना चाहिए। वहीं पर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो ओनली 1 कॉलम होगा। क्या होगा सर, ओनली 1 कॉलम होगा, ओनली 1 रो एंड ओनली 1 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया जाएगा इस तरीके से। ओके जी, फिर उसके बाद आगे देखो। मैं आपको अगर एग्जाम्पल बेसिस पे चल के बताऊं तो सबसे पहले मैं, अगर मैं रो मैट्रिसेस की बात करूं, रो मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, वेरी इजी। सर क्या ये एक रो मैट्रिक्स है, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है। क्या ये एक रो मैट्रिक्स है, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है ना। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है ना, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही रो है और इसके अंदर भी सिर्फ एक ही रो है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे सर,
रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दे ऑल आर रो मैट्रिसेस बिकॉज इनके अंदर सिर्फ एक ही रो आता है। अच्छा, तो इसी के साथ साथ इसी के भाई के बारे में बात कर लेते थोड़ा, जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स सर? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है कि सर इसके अंदर सिर्फ कॉलम होना चाहिए, यानी क्या ये एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है? क्या ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है? क्या ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है ना? क्या ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है? जी सर, ये सब के सब कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इन सब में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें 1 by 1 ऑर्डर है, इसमें 2 by 1 ऑर्डर है, इसमें 3 by 1 ऑर्डर है, इसमें 4 by 1 ऑर्डर है। जबकि अगर आप इस वाले के ऑर्डर्स को ध्यान देंगे तो यहां पर 1 by 1 ऑर्डर है, यहां पर 1 by 2 ऑर्डर है, यहां पर 1 by 3 ऑर्डर है और यहां पर 1 by 4 ऑर्डर है। तो हमें यह बात समझ में आती है कि रो मैट्रिक्स के केस में हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है सर? ऑर्डर होता है 1 by n के ऑर्डर में होता है। किसके? 1 by n के ऑर्डर में ये हमें मिलता है। अच्छा, और यहां से आगे चलते हैं दोस्त। इस वाली कंडीशन में हमारा ऑर्डर कैसा मिलता है सर? इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ये कि n by 1 के ऑर्डर में आप लोगों को मैट्रिसेस मिलेंगे, है ना? बेसिक बात समझ में आती है कि सर ये मेजर डिफरेंस हमें कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स के बीच में अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके जी, तो ये दो बातें हम लोगों ने नोट कर ली, बिल्कुल नोट कर ली सर, एकदम नोट कर लिया कि एक रो होगा तो रो मैट्रिक्स और अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है सर? इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंस दिया। कहां पर सर? जब हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है सर? हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है सर? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। यानी कि सर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कॉलम मैट्रिसेस कैसे हो सकते हैं? सॉरी, स्क्वायर मैट्रिसेस। ओहो, यस, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो सर क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हां जी, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ठीक है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? है ना? तो आप देखेंगे सर इसका ऑर्डर कितना है? 1 by 1, रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। इसका 2 by 2, रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। इसमें 3 by 3, रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। आप इसे चाहें तो और भी ऊपर कर सकते हैं और भी बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या का स्ट्रक्चर होता है बेटा? ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास n by n, यानी दोनों नंबर्स हम लोगों को सेम मिल रहे होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का। ठीक है, तो ये भी सर हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन। अब हम लोग आगे देखते हैं और किस तरीके के मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर तैयार हैं। ओके जी, अब आगे बोल रहा है सर डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो सकता है, तो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करवाता हुआ चलूंगा। ये कह रहा है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है सर? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? aij बराबर 0 होता है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। तो बेटा अब आपको ये समझना होगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें हमारे पास आती हैं। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग थोड़ा साथ साथ चलिए मेरे, और फिर देखिए कि इसके अंदर क्या चीजें आपको एक्सप्लेन में रहना है ना? क्या एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करना है वो चीज देखें ध्यान से। सर सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जाए। लीजिए सर दो एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, दो एग्जांपल्स में स्क्वायर मैट्रिसेस यहां पर a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, a21 हो जाएगा और a22 हो जाएगा। एक मैट्रिसेस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23। अच्छा, a31, a32 और a33। अच्छा जी, ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस मैंने लिए हैं। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर कोई भी एलिमेंट जो है वो a i j के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इसने क्या कहा था? i j के बारे में कुछ कहा था ना? क्या कहा था सर? इसने i j के बारे में कहा था कि अगर i और j जो है वो नॉट इक्वल हुए, अगर i और j नॉट इक्वल हुए तो क्या करें? तो बेटा अपना जो एलिमेंट होगा ना उसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, तो इसको लगाकर कैसे दिखाएं? हमने कहा कि सर i और j कहां पर इक्वल नहीं है? बेटा यहां तो इक्वल है, यहां नहीं है सर, यहां नहीं है सर,
यहां नहीं है, यहां नहीं है ना, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये सब में सर आई और जे इक्वल नहीं थे, जहां जहां इक्वल थे वहां वहां रख दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर इनकी जगह पर क्या रख दें, जीरो रख दें, इनकी जगह पर क्या रख दें, जीरो रख दें। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे दोस्त डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। क्या करेंगे सर, जब जब आई और जे इक्वल नहीं होगा वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और बचे हुए एलिमेंट्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी नजर को तेज कीजिएगा बेटा, ये जो आप लोग एलिमेंट्स देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये वाला, जी सर, इनको क्या बोलेंगे सर, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में मिलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप चाहोगे भी तो नहीं बना पाओगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आती है। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हमारे पास एक और बढ़िया तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये आप लोगों को कई जगह पे दिख सकता है। जैसे अगर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख दिया, तो हम लोग ए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर DAIG दैट इज डायगोनल, DIAG दैट इज डायगोनल। और फिर उसके बाद आप ऐसे ब्रैकेट्स में क्या लिख सकते हो बेटा, क्योंकि आपका ऑर्डर 2x2 था तो आप यहां पे लिख सकते हो सर A11 A22 ऐसे करके लिख सकते हो। अच्छा, बी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे DIAG, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं A11 A22 और A33, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बात समझ में आती है, वेरी इजी है ना। तो हमने क्या क्या सीख लिया सर, हमने रो मैट्रिक्स सीख लिया, कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स सीख लिया और डायगोनल मैट्रिक्स भी सीख लिया। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को पहचान लिया और डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक दूसरा तरीका भी हम लोगों ने पहचान लिया। हाँ जी, एकदम बढ़िया जी सर, एकदम बढ़िया। आगे चलें, आगे चलते हैं सर, हमारे पास और क्या आता है, और आता है बेटा आप स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनको थोड़ा सा समझ के चलना है, बहुत अच्छे से समझना है बेटा, देखना ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है कि सर स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स बेटा AIJ के होंगे जब जब I बराबर J होगा, और AIJ बराबर 0 होगा जब जब हमारे पास I नॉट इक्वल टू J होगा। नहीं समझ में आया, अभी समझाएंगे, है ना। ये पॉइंट आउट्स मैं कर रहा हूं कि जो जो आप लोगों को पढ़ना है डेफिनेटली पढ़ना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स आप कह लो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जी सर, जिसके एलिमेंट्स सर AIJ जो है वो 1 होता है, ठीक है, अगर I बराबर J है, और AIJ बराबर 0 होगा अगर I बराबर J नहीं है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग IN से डिनोट करते हैं, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को पॉइंट आउट करके रखनी है इनके डेफिनेशंस के अंदर। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली डायगोनल है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी डायगोनल है क्या, सर कुछ समझ में नहीं आया, सब गड़बड़ हो गया एकदम, है ना। अभी बताते हैं, अभी बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली बिल्कुल एकदम ऐसे करके सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा ज्यादा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, गौर फरमाना है एग्जाम्पल की तरफ। जी सर आप बताएं, हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो दोस्त, यहां पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं 2x2 का और फिर समझते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2 0 0, या फिर ऐसे लिख दो 2 0 0 और 3 लिख दो। एक मैट्रिक्स आप लोग ऐसे लिख दो कि सर 2 0 0 2 लिख दो। जी सर, ये मैट्रिक्स आप लिख दो 1 0 0 1 लिख दो। हैं जी, ये 2-3 मैट्रिसेस मैंने बनाए। यहां पर आप देखना बेटा, यहां पर एक मैट्रिक्स बनाता हूं 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि 3 0 0 3 लिख देते हैं, ठीक है सर। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, ये नहीं 3 0 0 3 नहीं, थोड़ा बड़ा बनेगा ना, ये 3x3 का है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे करके लिख दिया।
और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखना बेटा इसके डिफरेंस को अच्छे से समझ लो। डिफरेंस में ये कि मैं आप लोगों से पूछूंगा सबसे पहली चीज, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आप बोलोगे हां सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसने डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन सेटिस्फाई किया। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? आप कहोगे हां सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स देख पा रहे हो ना सर, ये है डायगोनल एलिमेंट्स, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो हैं। यहां पर डायगोनल एलिमेंट जो है सर, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो हैं। जी सर, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आते हैं इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? आप कहोगे हां सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। प्लस ये बेटा कैसा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर है, यानी 2 है, दोनों ही 2 है। इसके अंदर एक 2 है, एक 3 है। यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, लेकिन यहां पर दोनों सेम कांस्टेंट होने चाहिए। यहां नोटिस करोगे तो सर यहां पर देखो, यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सर जीरो है ही, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स सेम कांस्टेंट है। तो सर सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया, प्लस ये कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा? साथ में ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। ये कैसा हो गया? स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। अब बड़ा डिफरेंस देखो, बड़ा डिफरेंस ये कि सर ये वाला मैट्रिक्स जो है क्या ये डायगोनल है? आप बोलोगे हां सर डायगोनल तो है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सब जीरो हैं। अच्छा, क्या ये हमारे पास बेटा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? आप कहेंगे हां सर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सबके सब जीरो हैं। अच्छा, प्लस क्या ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? आप कहेंगे हां सर स्केलर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब सेम है। तो सर फिर इस हिसाब से तो ये भी स्केलर कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा, है ना, बिल्कुल कहलाएगा। फिर मैं ये कहूंगा कि सर क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आप कहेंगे हां सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहता है कि हमारे पास एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो तो सर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। जी सर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर आपको जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन वो ये होता है कि सवाल पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से कि क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होते हैं? ठीक है, तो मैं 2 सवाल आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं, वैसे क्वेश्चन आने भी वाला है, तो अभी के लिए आप लोग यही देखिए। चलिए ठीक है, यही देखिए। सर क्या हो कि अगर हम लोग इसे 1 by 1 मैट्रिक्स में लेकर चलें, 1 by 1 मैट्रिक्स में लेकर चलोगे तो बेटा यहां पर सपोज कीजिए आप लोग लिख देते हो 2, यहां पर लिख देते हो आप लोग 3, है ना, यहां पर लिख देते हो आप लोग 1। तो सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आप बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। साथ साथ देखना बेटा यहां पर क्या होगा, सर ये डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो ये डायगोनल तो है ही सर। साथ साथ ये स्केलर भी हो जाता है, क्योंकि स्केलर में सर कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए और है ही एक कांस्टेंट, तो ये डायगोनल है। आप कहोगे हाँ सर ये भी डायगोनल है, और साथ साथ ये सर स्केलर हो जाता है जी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। यहां देखोगे तो सर इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन है? 1 है। तो इसका मतलब सर ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ में ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, और साथ में ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मेजर डिफरेंसेस आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया भी था, वो ये कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो होते हैं उसके ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं I1 लिख रहा हूं तो I1 जो होगा बेटा वो 1 by 1 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मैं अगर I2 लिख रहा हूं तो वो 2 by 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी 1 0 0 1 हो जाएगा। मैं I3 अगर लिख रहा हूं तो I3 मैट्रिक्स जो होगा बेटा वो 3 by 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और सिमिलरली बेटा अगर मैं I4 लिख रहा हूं तो 4 by 4 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, हैं जी।
तो ये 4x4 का हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, सो दैट हमें ये पता रहे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है। तो जैसे 1 लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर का, 2 लिखा है तो सेकंड ऑर्डर, 3 लिखा है तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना बच्चा लोग। चलिए लिख कर बताएंगे, है ना। अभी तो नहीं बता पाएंगे, अभी तो अपन साथ में नहीं है, लेकिन है, दिल से दिल जुड़ा है ना अपना। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है सर, जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। तो बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया था, है ना, बढ़िया। ठीक है, तो सर ये बेसिक्स वाले मैट्रिसेस अपने को समझ में आ जाते हैं, बेसिक लैंग्वेज हमें समझ में आ जाता है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर जो नाम लिखे हुए हैं, है ना। जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इनको सबको जान लो, पहचान लो और अच्छे से देख लो कि सबसे पहले मैं जीरो मैट्रिक्स की अगर बात करूं, जीरो मैट्रिक्स जिसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या बोलता है सर? एनी ऑर्डर। सबसे पहली चीज क्या है? एनी ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। सर कोई सा भी ऑर्डर मतलब मैं क्या एक मैट्रिक्स ऐसा ले सकता हूं जो कि 1/2 ऑर्डर का हो? हाँ जी बेटा। क्या मैं 2/1 का ऑर्डर ले सकता हूं? हाँ जी बच्चे ले सकते हो। क्या सर मैं 2/2 ऑर्डर का ले सकता हूं? हाँ जी ले सकते हो। क्या सर मैं 2/3 ऑर्डर का ले सकता हूं? हाँ बेटा ले सकते हो। तो आप इसे 0 0 ऐसे लिख दोगे, आप इसे 0 0 ऐसे लिख दोगे, आप इसे 0 0 0 0 ऐसे लिख दोगे, आप इसे 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके लिख दोगे। इन सबको बेटा आप क्या बोलोगे? ओ मैट्रिक्स। क्या बोलोगे बेटा? ओ, लेटर ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये हो जाता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। लेटर ओ का हम लोग यूज करते हैं जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया, है ना। मैं स्ट्रेट लाइंस क्यों नहीं यूज करता? जब अपने को दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन यूज करने के लिए तो स्ट्रेट लाइन यूज कीजिए सर। जी सर, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये तो आसान था, एकदम आसान था, एकदम एकदम आसान था। अब बात आती है कि सर हम लोग निकालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा देखो, इनके डेफिनेशंस को आप लोग याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट इसको समझने में आप लोगों को फायदा होगा अगर आप इसे समझते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि सर ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, यानी AIJ आप लोगों का ऐसे डिफाइन होगा सच दैट या तो ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, या तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि सर ये 0 कब आएगा? ये 0 तब आएगा जब आप लोगों के पास I की वैल्यू जो होगी, है ना, I की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास J से बड़ी होगी। और सर AIJ जो है, ये सिर्फ इतना ही कंडीशन हमारा अप्लाई होता है कि ये हमारी कंडीशन लग रही होती है। तो शायद अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो मैं एग्जांपल्स का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे 1/1 मैट्रिक्स का। जी सर। सेकंड एग्जांपल लेंगे 2/2 मैट्रिक्स का। जी सर। थर्ड एग्जांपल लेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। जी सर, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास A11, यहां आ जाएगा A11, A12, A21, A22। जी सर। यहां जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा, इसमें नोट और कर लो कि सर ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिसेस होते हैं बेटा? स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सर इसने बोला कि जब जब I की वैल्यू J से बड़ी होगी तब तब AIJ की वैल्यू 0 रख देना सर। तब AIJ की वैल्यू 0 रख देना जब आप लोगों के पास I की वैल्यू क्या होगी बेटा? J से बड़ी होगी। यहां पे करेक्शन है एक छोटा सा, वो करेक्ट कर देते हैं, या फिर सिर्फ AIJ की वैल्यू होगी, मैट्रिक्स नहीं होगा। चलो अब आगे ध्यान दीजिए कि सर यहां पर 1 और 1 बराबर है, 1 और 1 बराबर है, बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सर ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन सर यहां पर ध्यान से देखिए कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, इसीलिए क्योंकि बेटा एक एलिमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला एलिमेंट, है ना। जिस एलिमेंट की बात अगर करें तो ये एलिमेंट में 2 जो है वो 1 से बड़ा है, यानी I जो है वो 1 से बड़ा है। तो मुझे बस इसको डिलीट करके, इसको यहां से डिलीट करके मुझे क्या रखना होगा सर? यहां पर मुझे 0 रखना होगा और यहां पर A22 एज इट इज रहने देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास अब बनेगा, क्या हो रहा है यहां पे?
A12 और A22, ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। बाकी मैं एक और आप लोगों को विजुअलाइजेशन जरूर दूंगा सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। अब आप यहां पर देखेंगे कि सर ये वाला एलिमेंट का आई बड़ा है, ये वाले एलिमेंट का आई बड़ा है, ये वाले एलिमेंट का आई बड़ा है और ये वाले एलिमेंट का आई बड़ा है। बाकी सब मेरे सर बड़े कैसे हैं? बराबर हैं, या तो जे आई से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे सर, इधर जीरो रख देंगे, इधर जीरो रख देंगे और इधर जीरो रख देंगे। तो अब ये क्या बन जाएंगे दोस्त? ये बन जाएंगे मेरे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर इसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्यों है तो बेटा ये थोड़ा आप लोगों को देखना होगा। कैसे देखना है मैं दिखाते अभी। कि सर इसके अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक ऊपर की तरफ ऐसे नॉन जीरो नंबर्स का क्या बनता हुआ दिखेगा दोस्त? ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए, जो कि ऊपर की तरफ बन रहा है, इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां भी देखोगे सर नॉन जीरो नंबर्स का एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनते आप लोगों को दिखाई देगा। सो दिस विल बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं कि सर ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसमें ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनते हुए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बात समझ में आ गई है? वेरी इजी। इसमें क्या होता है सर, जब जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी तब तब हम लोग एलिमेंट की वैल्यू जीरो पाएंगे, और जब भी आई की वैल्यू जे से छोटी या बराबर पाई जाए तब उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, कोई नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि ए आई जे की वैल्यू इस बार बेटा जीरो रखना। कब जीरो रखना? जब सर आई की वैल्यू जे से छोटी पाई जाएगी। जब आई की वैल्यू जे से छोटी पाई जाएगी उस कंडीशन में जीरो रखना भाई, जब आई की वैल्यू जे से छोटी पाई जाएगी। तो सर फिर से एग्जांपल बनाए? बिल्कुल बनाओ भाई, कितना टाइम लगेगा। यहां पर अगर मान लीजिए अब मैं एक नंबर्स के साथ एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक 1 by 1 मैट्रिक्स बनाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने 2 डाल दिया। मैंने यहां पर एक और मैट्रिक्स बनाया जहां पर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, है ना। मैंने यहां पर एक और मैट्रिक्स बनाया जिस पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 डाल दिया, ऐसा करके मैट्रिक्स डाल दिया। तब आप कहोगे कि सर इन एलिमेंट्स को पहचानने में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि सर एक लोअर ट्रायंगल में नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनना चाहिए कुछ इस तरीके से। हाँ जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रायंगल बनना चाहिए सर। तो ये ट्रायंगल बनेगा तो इसका मतलब सर ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? ये वाला एलिमेंट सर जीरो होना चाहिए, तभी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, यहां देखोगे तो बेटा ये देखो, नीचे की तरफ आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हैं जी, बन गया। तो इसका मतलब सर ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये सब क्या होने चाहिए सर? ये जीरो होने चाहिए इन कंडीशंस में। तो ये आप जब इनको एक्चुअल नोटेशंस के हिसाब से देखेंगे, एलिमेंट के नोटेशंस के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि सर इन जगहों पर जहां पर मैंने जीरो लिखा है, इन जगहों पर जे की जो वैल्यू है वो आई से बड़ी पाई जाएगी। और सिमिलरली इसमें सर एक ही एलिमेंट है तो लोअर ट्रायंगुलर बोल लो या अपर ट्रायंगुलर बोल लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 by 1 मैट्रिक्स जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों कहे जाएंगे, दोनों कहे जाएंगे। बात क्लियर है? किसी को कोई भी सवाल मेरे ख्याल से यहां पर नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं कुछ मैट्रिसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। वो कौन कौन से मैट्रिसेस भाई, जरा ध्यान से देखना। मैं ऐसे मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा हूं, इन पांचों को एक साथ लिखा जाए तभी मजा आएगा। कि सर हमारे पास एक सबसे पहले एंट्री लेता है डायगोनल मैट्रिक्स। जी सर, ठीक है। अगला हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स कौन है सर? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सबसे छोटा भाई है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी सर। अब दो अलग परिवारों से हम लोग बुलाते हैं बेटा। पहला हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप लोग इसे समझ जाएंगे। और अगले भाई को, इसी के फैमिली के दूसरे मेंबर को बुलाते हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
इनकी खास बात क्या है सर? सबसे पहले इनके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए पहले एग्जाम्पल में मैं ए बराबर ले लेता हूं एक डायगोनल मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ले लेते हैं। तो यहां से आपको, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स कैसा बनाते हैं सर? स्केलर मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी सपोज 3 0 0 0 3 0 0 0 3 हो जाएगा, ठीक है। एक सी मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है सर। एक डी मैट्रिक्स बना लेते हैं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी 1 2 3 0 4 5 0 0 6 हो जाएगा, ठीक है। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ई बना लेते हैं जो कि एक लोअर ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 1 0 0 2 3 0, ठीक है, 4 5 और 6 हो जाएगा। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सर अब बताओ, इसमें सस्पेंस मत करो, अब बताओ कि इसमें करना क्या है। इसमें करना आपको यह है कि दोस्त, इसमें से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग इन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग इसे किसी भी तरीके से एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट जुगाड़ याद रखना। डायरेक्ट जुगाड़ क्या है सर? इन सभी के मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट जो है वो क्या होंगे दोस्त? वो होंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट्स में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उन सभी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलोगे? द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इन सभी के अंदर हमारे पास क्या होगा सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसमें हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27। इसमें हमारा आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसमें आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि 24 आ जाएगा। और इसमें हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 6 आ जाएगा, यानी हमारे पास 18 आ जाएगा। जी याद रख सकते हैं कि इन पांचों मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है सर? वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर पाया जाता है। किसके? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर। ओके जी, बिल्कुल बढ़िया। तो यहां तक हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, तो दोस्तों फिर हम लोग आगे चल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो बेसिक्स वाले मैट्रिसेस थे वो हम लोगों को एक लेवल तक समझ में आता है, और काफी अच्छे से डिफरेंसेस भी हम लोगों ने देख लिया एग्जांपल्स की हेल्प से। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने जितना इजी हो सकता था उतना इजी करके मैंने आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया है, तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट से काफी डिफरेंट होता है। जैसे जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सर क्या हमारे पास कुछ ऐसे देखिएगा कि ये हो जाता है 4 2 जा 8 हो जाता है, और यहां पर हम लोगों ने 5 और 1 ले लिया है, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और अगर मैं कुछ ये मैट्रिक्स लेता हूं, है ना, कैसे कि 1 2 3 7 8 10 और 5 4 5 6, ये तो क्या ये दोनों डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं? क्या ये दोनों डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं? तो आप लोग इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट्स को जब देखते हैं तो आप कहेंगे सर ये 8 माइनस 5 हो जाएगा, यानी यहां से हमारे पास 3 आएगा। जबकि यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो सर ये 8 6 48 माइनस 50, यानी माइनस के 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 6 42 माइनस 40, यानी 2 माइनस 2 इंटू 42, 2 इंटू माइनस 2, यानी माइनस के 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 7 5 जा 35 और 4 8 जा 32, यानी कि 3 3 जा प्लस के 9 आ जाएगा। तो यहां से भी आपके पास कितना आएगा? यहां पर आपके पास प्लस के 3 आ जाएगा। सिंस हमारे पास क्या हो रहा है कि सर ये दोनों वैल्यूज एक्चुअल में इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट कि सर ये दोनों डिटरमिनेंट्स भी इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि सर चाहे मैट्रिसेस जो उनके पेरेंट मैट्रिसेस थे वो मैट्रिसेस इक्वल हो ना हो, सेम हो ना हो, एलिमेंट सेम हो ना हो, फर्क
नहीं पड़ता, क्या वो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज बराबर हैं? हाँ, ये तो हम लोग इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट्स को बराबर रखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं इनके डिटर्मिनेंट्स की बात ना करके मैं मेट्रिसेस की बात करूं, मैं किसकी बात करूं दोस्त? मैं मेट्रिसेस की बात करूं, तो इसमें दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी सर? पहली बात ये कि सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा कि एआईजे जो है वो बीआईजे के बराबर होना चाहिए। यानी अगर दो मैट्रिसेस की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपको एग्जांपल्स के हेल्प से समझाता हूं इस चीज को। ओके, हाँ, पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 लिया, ठीक है, और मैंने एक मैट्रिक्स लिया कुछ इस तरीके से, कैसा? 1 2 3, या फिर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं अलग तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, ये ले लिया। तो अब आप कहोगे कि सर इसके 4 एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, इसके 4 एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी 1 1 से इक्वल है, 2 2 से इक्वल है, 3 3 से इक्वल है, 4 4 से इक्वल है, रेस्पेक्टिव पोजीशन पर जो है वो इक्वल है। लेकिन सर अगर हम लोग इसमें डिफरेंस करना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है, और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर सर 2/3 है। सिंस ऑर्डर जो है वो क्या है? इक्वल नहीं है। इस वाली केस में ऑर्डर जो है वो इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दैट कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है सर वो इक्वल नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए दोस्त, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सर क्या हो कि हम लोग ऑर्डर इक्वल कर दें। सपोज मैंने यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया 4 3 2 1 लिख दिया, है जी, ये मैंने लिख दिया। तब आप कहोगे कि सर इनके डिटर्मिनेंट्स में भी बराबर हैं, इनके ऑर्डर भी बराबर हैं, ये भी सर 2/2 का है, ये भी सर 2/2 का है, लेकिन सर इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन पर जो है वो दोनों बराबर नहीं है। यानी कि A11 जो है उसके A11 के बराबर नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो बराबर नहीं है। तो वी कैन से दैट कि सर ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं कहे जाएंगे। तो इक्वालिटी सिर्फ तभी होगा बेटा, इक्वालिटी सिर्फ तभी होल्ड करवाएंगे जब हमारे पास बिल्कुल सेम मैट्रिक्स होगा। यानी इधर 1 2 3 4 5 6 करके अगर आपने लिखा है तो ऑर्डर हमारा क्या है? 2/3 है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी एक 2/3 मैट्रिक्स ही बनाना होगा अगर मुझे इक्वल मैट्रिक्स बनाना है। दूसरी कंडीशन ये कि सर जो जो एलिमेंट्स जिन जिन पोजीशन पर थे वही एलिमेंट्स उन पोजीशंस पर पाए जाने चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे, है ना। तो बहुत ही इजी सी चीज, एकदम हलवा चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है? दो बातें ध्यान रखनी होती है कि सर ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, दूसरा सभी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, कोई भी अनइक्वल एलिमेंट नहीं चलेगा। अगर एक भी एलिमेंट अलग है तो वो मैट्रिक्स अलग होगा, वो मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है सर, यहां से हम लोग चलते हैं कि सर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे पूछा रहा है कि ए मैट्रिक्स हैज 15 एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सर हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। वेरी फेमस क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसे ध्यान से देखिए, हमने कहा कि सर इसे समझ लीजिए पहले, क्योंकि समझने के बाद क्वेश्चन करने में ना एक अलग ही मजा आता है, बिल्कुल अलग मजा आता है। अगर मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन में ऑर्डर आप लोगों को 2/3 दे देता हूं, क्या दे देता हूं? 2/3, तो आप उसका मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? सर आप बनाओगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। जी सर, ये हो जाएगा। इस कंडीशन में आप कहोगे कि सर अगर मेरे पास ऑर्डर 2/3 है, ऑर्डर अगर 2/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर 2 into 3 यानी 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 into 3 यानी 6 हो जाएंगे। ये बात आप समझते हैं। ये चीज आप किसी और जगह में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी और ऑर्डर के मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं कि सर ऑर्डर अगर हमारा 3/3 दिया जाता है तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ इस स्ट्रक्चर में बनेगा, जिसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तब आप कहोगे कि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोग डायरेक्टली गिनकर नहीं, आप बोलोगे सर ऑर्डर में 3 रो और 3 कॉलम्स हैं तो 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो लेकिन पॉइंट आउट करना हमारे लिए जरूरी है सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हैं जी, तो अब ये कह रहा है कि सर अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस क्वेश्चन में हमें 15 दिए गए हैं। अब ये 15 हमें कैसे कैसे मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पॉसिबल ऑर्डर्स अगर आप लिखना चाहते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर सबसे पहला क्या हो जाएगा सर, 1 इंटू 15 हो सकता है तभी 15 आ जाएगा। दूसरा सर 15 इंटू 1 हो सकता है। तीसरा सर क्या हो सकता है आपके पास 5 इंटू में 3 हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है सर 3 इंटू में 5 हो सकता है, क्योंकि जब जब ये पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे तब तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 15 होंगे। बात समझ में आ गई दोस्त, वेरी इजी क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस शीट में भी मिल जाएगा, तो उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और वेरी इजी क्वेश्चन भाई, इसमें और क्या ही लगना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमें x y z w की वैल्यू बताइए। हमने कहा सर अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो पहले उसकी कंडीशन चेक कर लो कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सर ये दोनों इक्वल दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज यहां पर हमारे पास x माइनस वाई है जिसकी वैल्यू माइनस के 1 हो जाती है। यहां हमारे पास 2x प्लस z है जिसकी वैल्यू 5 हो जाती है। यहां पर हमारे पास 2x माइनस के y है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और यहां पर हमारे पास 3z प्लस w है जिसकी वैल्यू 13 हो जाती है। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको पसंद है वो, है ना, जब मैं इसको करूंगा तो मैं कहूंगा सर मुझे इसको माइनस, इसको प्लस और इसको 0 है तो माइनस प्लस कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो माइनस के y और प्लस के y कैंसल आउट हो जाएगा। x माइनस 2x आपके पास माइनस के x बचेगा और इधर -1 -0 -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर सर x की वैल्यू 1 है तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, x की वैल्यू x माइनस वाई बराबर -1 है ना, तो इसका मतलब 1 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू भी पता लग गई सर। जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। सर x की वैल्यू अगर पता है, अगर x की वैल्यू पता है तो इस वाली इक्वेशन से अगर आप लोग लेकर आते हैं तो 2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस z बराबर 5 हो जाएगा, यानी z बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। अरे वाह, z की वैल्यू पता लग गई। अब हमें z की वैल्यू पता लग गई तो मैं इस वाली इक्वेशन में से वैल्यू लेकर आऊंगा और मैं कहूंगा सर 3 इंटू में z की वैल्यू 3 है प्लस w बराबर हमारे पास 13 आ जाता है। इसका मतलब w बराबर 13 माइनस 9, दैट इज w बराबर 4 आ जाता है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा आंसर हो जाएगा कि सर x की वैल्यू आ रही है 1, अच्छा, y की वैल्यू आ रही है 2, अच्छा, z की वैल्यू आ रही है 3, अच्छा, और w की वैल्यू आ रही है 4। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। तो ये थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, तो प्रैक्टिस शीट के अंदर मैंने थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। फिर से वैसा ही कह कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स आपको इक्वल बताया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर रेस्पेक्टिव पोजीशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल कर दो, यानी 2x प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा x प्लस 3 के। तो इसे तो यही सॉल्व कर देंगे, लेकिन चलो अगला देखते हैं। सर 3y बराबर हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। अच्छा, अगला देखते हैं। भाई 0 बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं, आगे अगर देखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 5y बराबर -6 हो जाता है। तो 3 इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं, इससे मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी, यहां पर अगर मैं x को इधर लाता हूं तो ये 2x माइनस x बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो सर देखते ही देखते निकल गई। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर अगर मैं y स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है ना, अगर मैं 3y को इस तरफ ले आता तो माइनस के 3y प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहता है कि सर y माइनस के 1 मल्टीप्लाई y माइनस के 2 करने पर ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा और हमें y की वैल्यू या तो 1 मिल जाएगी या तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। नाउ वी आर नॉट फिक्स्ड कि y की वैल्यू 1 होगी या y की वैल्यू 2 होगी। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा कि y की वैल्यू 1 या 2 कहां से आएगी, यहां से देख कर आएगी। यहां देखिए दोस्त, यहां अगर आप लोग ये सेम चीज करोगे तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 5y पहले से है और प्लस 6 इधर लाकर 0 रख दोगे तो आप इसे y माइनस के 1 और नहीं y प्लस के 1 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ओके मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, बिल्कुल नहीं, और यहां पे प्लस 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये y माइनस के 1 इंटू वाई प्लस के माइनस के 6 में फैक्टर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर या तो y की वैल्यू 1 आ जाए या तो y की वैल्यू सर 6 आ जाए, तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है या फिर 6 भी हो सकती है। लेकिन सर मैट्रिसेस में ऐसा है कि हम लोग मल्टीपल आंसर्स नहीं रख सकते हैं, तो अब y की वैल्यू जो फिक्स हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो सर यहां से भी हमारा y की वैल्यू 1 आ रही है और यहां से भी y की वैल्यू 1 आ रही है। तो कॉमन सॉल्यूशन को पिक करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग आंसर क्या कहेंगे सर, आंसर ये कहेंगे कि x की वैल्यू तो सर हमारे पास आ रही है 2, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 1 आ रही है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि सर अगर मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं तो हमें जो सभी सॉल्यूशंस में जो सबसे कॉमन आंसर होगा वो वाला आंसर हमें पिक करना होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो दोस्त, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में स्पेशल कंडीशन अगर लगाते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को अगर कोई कांस्टेंट रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में एक स्पेशल कंडीशन लगाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रख देंगे तो वो कौन बन जाता है दोस्त, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि सर एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं सर ये हमसे बोलना क्या चाहता है ना, बोलना क्या चाहता है उस चीज को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमसे जो चीज पूछ रहा है वो बैठ भी रही है नहीं। ये कह रहा है कि सर क्या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्या सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो आप कहोगे कि हाँ सर ये वाला जवाब जो है ना वो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, टिक लगा दो इसके ऊपर कि सर ये वाला जवाब हमारा बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि क्या एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स होता है, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरा सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सर गलत हो जाता है। जी सर, कट लगा देते हैं यहां पर कि सेकंड वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर क्या एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तब आप कहोगे नहीं सर, स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते हैं। इट मींस कि सर हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो आप कहेंगे सर ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी अच्छे से डिफरेंस भी समझा था, और फिर इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाकर भी हमें समझ में आ रहा है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स जो है उनके स्पेशल केसेस जो होते हैं वो स्केलर या फिर आइडेंटिटी होते हैं। आइडेंटिटी डायगोनल नहीं होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल तो होता है लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल तो नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। यहाँ पर हम लोग बहुत सीधी सीधी चीजें करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसके अंदर एक प्रेजेंस आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का, जो आज की क्लास में नहीं, हम लोग अगली क्लास में डाइजेस्ट भी तो करना है ना, है ना मालिक। सारा सब कुछ खा लेंगे तो फिर बदहजमी हो जाएगी, तो बदहजमी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा पचाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा खाएंगे। बढ़िया, तो इस तरीके से अपनी डाइट रखनी है भाई। मैथमेटिक्स की एकदम से हजम नहीं होता है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। एडिशन क्या कह रहा है बेटा, यहां पर आप लोगों को जो चीज नोट करनी है ना, वो नोट यहां पर देख लो दोस्त। यहां पर आप देखोगे ऑर्डर क्या है, m/n, यहां ऑर्डर क्या है, m/n।
तो याद रखना है बेटा, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो ही आप ऐड कर सकते हो, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन डिफाइन नहीं होगा। ये बात यहां पर लिखा हुआ है, देखो दोस्त, क्या कि इफ ए एंड बी आर मेट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। हम लोग ए प्लस बी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर वो डिफिनेशन क्या दे रहा है कि सर ए प्लस बी जो होगा वो ए और बी के सभी रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जोड़ देने पर होगा। अच्छा, तो मैं इसको पहले करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को एक एग्जांपल समझ में आ जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहला एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि सर अगर मुझे एक 2x2 मैट्रिक्स को एक 2x2 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड करना है, तो सपोज दिस इज 3 4 -1 एंड 0 हो जाता है, तो इनका एडिशन क्या आएगा सर? आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 3 - 1 हो जाएगा 2 और 4 + 0 हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी सर। एक और एग्जांपल ले लीजिए दोस्त, अगर आप इसे किसी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ करते हैं, जैसे यहां पर जाता है 1 0 2 -1 3 और 1 ले लेते हैं, इसको मैं प्लस करता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 के साथ जोड़ता तो ऑर्डर सेम है ना, तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 + 1 बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, -1 + 4 3 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा और 1 + 6 7 आ जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्ट। अब जो कैच है वो कैच ये है कि अगर सपोज कीजिए मैंने ये 1 0 2 -1 3 और 1 इसको मैंने ऐड किया बेटा एक ऐसे मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर डिफरेंट है ना, ऑर्डर डिफरेंट है, तब आप मुझसे ये कहोगे कि सर इसका एडिशन हम लोग करने की कोशिश भी करें तो भी एक जगह पे आकर अटक जाएंगे कि सर इसको तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको किसके साथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ पाओगे ना दोस्त, उसको उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ना होगा जो कि है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग बोलें तो हमारा जो एडिशन होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन नहीं हो सकता। बिल्कुल बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो ये कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स को ए नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को बी नाम दिया है ना, तो ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स हो जाता है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात समझ में आती है। अब सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को पहले बी मैट्रिक्स को रखता हूं, यानी 3 4 -1 0, इसको मैं प्लस करता हूं ए मैट्रिक्स के साथ, दैट इज 1 2 3 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 3 + 1 4 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, -1 + 3 2 आ जाएगा और 0 + 4 4 आ जाएगा। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स। नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व ये करना है कि सर ये अगर हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स था, ए प्लस बी मैट्रिक्स था, तो हमारे पास जो बी प्लस ए मैट्रिक्स आया वो सर बराबर आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं दोस्त? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बोल रही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मैं हर चीज को, देखो हर चीज अगर मैं लिख दूंगा तो आप लोग सीखोगे नहीं, तो सीखने के लिए आपको करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा ये वेरीफाई करती है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, सपोज कीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, लेट कर लीजिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया बेटा 1 0 0 1 ले लिया, जी सर। और मैंने सी मैट्रिक्स ले लिया 3 -1 0 2, ये मैट्रिसेस मैंने ले लिया। अच्छा, अब आपको करना क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आप पहले स्टेप में क्या करेंगे दोस्त? पहले स्टेप में आप ए और बी को ऐड करेंगे पहले, और फिर उसमें सी को ऐड करेंगे। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा? दूसरे स्टेप में आप लोग पहले बी और सी को ऐड करेंगे और फिर बेटा उसमें ए को प्लस करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और अगर ये बराबर आया तो ऑब्वियसली बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है जी, बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी बेटा एडिटिव आइडेंटिटी की होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि सर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? आप कहोगे सर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है?
एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन होता है सर? ये होता है जीरो मैट्रिक्स। ये कौन होता है सर? जीरो मैट्रिक्स हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन जो होती है वो क्या बोलता है भाई? वो ये बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हमें एक मैट्रिक्स ऐसा ऐड करके दो, एक मैट्रिक्स ऐसा ऐड करके दो ताकि हमारा आंसर वापस से ए आ जाए, वापस से क्या बन जाए? ए आ जाए। तो हम कहते हैं कि सर ऐसा तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स हो सकता है, अगर मैं इसमें ओ मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आंसर ए आ जाएगा। अब चाहे मैं इसे आगे से ऐड करूं, चाहे मैं इसे पीछे से ऐड करूं, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्सप्लेन करूं तो सपोज कीजिए मैंने कहा कि सर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 7 1 0। इसमें मैं एक मैट्रिक्स ऐसा ऐड करना चाहता हूं जिससे मेरा आंसर वापस से यही मैट्रिक्स बन जाए, दैट इज 2 3 4 7 1 0। तो आप कहेंगे सर ऐसा मैट्रिक्स तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो है 0 0 0 0 0 0। यानी एक जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तभी सर वो मैट्रिक्स वापस से सेम मैट्रिक्स बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए ओके, यहां से लाइन खींच दिए, चलो आगे चलते हैं। सर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है सर एडिटिव इनवर्स। कौन सा केस आ जाता है सर? एडिटिव इनवर्स का केस आ जाता है। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है सर? एडिटिव इनवर्स एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो सर नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। कौन होता है दोस्त? नेगेटिव मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन क्या देता है सर? ये डेफिनेशन ये देता है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए सो दैट हमारे पास क्या आ जाए सर? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए दोस्त? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं ताकि आप लोगों को स्टडी करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। मैं थोड़ा और बढ़िया तरीके से लिख के देता हूं। चलो यहां पर आपको याद रखना है कि सर ए मैट्रिक्स में हमें क्या ऐड करना है? एडिटिव इनवर्स ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसे मैथमेटिकली जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है कि सर ए में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारा कौन है सर? जीरो मैट्रिक्स है। तो क्या ऐड करें सर? नेगेटिव ए ऐड कर दो ना सर, नेगेटिव ए ऐड कर दो। एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलूं तो आप कहेंगे सर ए मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए 3 0 2 1 1 माइनस के 2 है। क्या है? 1 1 माइनस के 2 है। सर इसमें हम लोग ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें ताकि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि सर एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, एक जीरो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आ जाए। तब आप लोग कहोगे सर 3 को जीरो बनाना है तो इधर माइनस के 3 लिख दो। सर जीरो को जीरो बनाने के लिए जीरो ही चाहिए। 2 को जीरो बनाना है तो माइनस के 2 लिख दो। 1 को जीरो बनाना है -1, 1 का -1 और -2 का हो जाएगा 2। यानी कि ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर आप ले लेते हो तो वो मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। हाँ जी, वेरी बेसिक, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई हवा बनाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप लोगों को बस ऐसे याद रखनी है कि सर ए मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा क्या जोड़ें ताकि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए। और अगर एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट आ रहा है तो जो चीज हम लोगों ने जोड़ी है उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोला करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया सर। अब लास्ट आता है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि सर अगर हमारे पास a प्लस बी जो है वो a प्लस सी के बराबर है तो आप a को a से कैंसिल कर दोगे तो आपके पास b बराबर c आ जाएगा। वेरी बेसिक, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वेरी इजी थिंग्स, है ना। चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन के ऊपर क्लियर हो जाती है। जो जो चीजें समझनी थी मैं एक बार कंपाइल कर रहा हूं, समअप कर रहा हूं सारी चीजों को कि सर सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो सर सम डिफाइन नहीं किया जा सकता। एडिशन जो होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी कहो या b प्लस ए कहो, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। एसोसिएटिव होता है, तीन मैट्रिसेस का एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आंसर सेम आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है कौन सा? एडिटिव आइडेंटिटी। एक आ जाता है एडिटिव इनवर्स, जिसमें एडिटिव
आइडेंटिटी जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा और एडिटिव इनवर्स जो होगा वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसिलेशन लॉ, जिसमें हम लोग दो मैट्रिसेस अगर इस तरीके से इक्वालिटी होल्ड करवा रहा है कि a प्लस बी जो है a प्लस सी से बराबर है, तो a से a को कैंसिल करके हम लोग b बराबर c लिख सकते हैं। डन, कैंसिलेशन लॉ तक अपना पूरा क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से हम लोग जा रहे हैं बेटा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। काम वही करना है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज हमारी सब वेरीफाई हो रही थी वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई यहां पर नहीं होती है। जैसे अगर आप देखें तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में अब हमें ऐड नहीं करना होता है, अब हमें माइनस करना होता है उन्हीं एलिमेंट्स को। और यहां पर भी नोट करने वाली चीज ये है कि सर ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। जी सर, नोट कर लिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुए, इफ ए एंड बी आर मेट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, देन ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए बोलो, नॉट डिफाइंड होगा। कैसा होगा सर? नॉट डिफाइंड होगा। हमारा वहां पर डिफरेंस ऑफ मेट्रिसेस डिफाइन नहीं होता है बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है, ड्यू टू द सेम रीजन जैसे एडिशन नहीं हो रहा था। अब यहां पर कम्यूटेटिव भी नहीं है, ठीक है, कम्यूटेटिव भी नहीं है सर, एसोसिएटिव भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, लेकिन यह कैंसिलेशन लॉ जरूर लगता है कि ए से ए काट देंगे तो माइनस बी बराबर माइनस सी हो जाएगा, तो बी बराबर सी हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम लोग ऑपोजिटली देखें तो माइनस ए और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर सी हो जाएगा। कैंसिलेशन लॉस दोनों में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत आसानी से आप लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को जरूर प्रूव कीजिएगा दोस्त। यहां पर आप लोग लेट कर सकते हैं क्या क्या, वही सेम एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 ले लिए, बी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 ले लिए, है ना, और सी मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों ने कुछ और ले लिया, सपोज 1 -2 3 और -1 ले लिया। इन मैट्रिसेस को आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज को एक बार जरूर वेरीफाई करके देखिएगा दोस्त कि क्या ये सच में ऐसे काम करते हैं या नहीं करते हैं, या सर ने बस ऐसी हवाबाजी बता दी, है ना। चलो ये भी क्लियर हो गया, वेरी इजी पार्ट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, हम लोग किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जांपल से समझने का। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स है, हमारे पास 1 2 3 -1 0 4, ये आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है। मैं कहता हूं कि सर मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का दो गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस मैट्रिक्स का दो गुना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2 0, 2 4 जा 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 3a कितना हो जाएगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -3 0, 3 4 जा 12। क्या सर मैं इसे -4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ बेटा, आप नेगेटिव कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -4 × 1 -4, -4 × 2 -8, -4 × 3 -12, ठीक है। -4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, और -4 × 4 16 हो जाएगा माइनस के। आपको याद होगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तब हमारे पास कुछ ऐसे करके आंसर्स आया करते थे। याद कीजिए एक्स मैट्रिक्स जो था वो 1 में से 10 करके आता था, और यहां पर 10 20 और 30 आता था। तब हम लोग क्या करते थे कि सर ये जो कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए दोस्त, ये जो कांस्टेंट है ये स्केलर, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता था सर, इस कंडीशन में हमारा आंसर बनकर आता था कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो बन जाता था 10/10 बन जाता था, 20/10 बन जाता था, और 30/10 बन जाता था। तो हमारा आंसर क्या बनता था दोस्त, 1 2 और 3 बन जाता था। ये हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं, लेकिन अब हम लोग इसे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि सर डेफिनेशन बेसिस पे कहें, स्टेटमेंट के बेसिस पे कहें, या फिर जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है उन बेसिस पे अगर बात करें, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये बात भी समझ में आ गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो अब यहां से आगे चलते हैं कि सर इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। खासकर अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी सर ऐड अगर हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। k a के पास चला जाएगा, k b के पास चला जाएगा, तो एक बार k a बन जाएगा, एक बार k b बन जाएगा। अब इसमें यह है कि सर ये प्लस के साथ अगर माइनस दिया होता, अगर प्लस के साथ इसने माइनस दिया होता, तो ये भी माइनस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी वेरी इजी। यानी अगर मैं इसको एग्जाम्पल बेसिस पे समझने की कोशिश करूं, तो एग्जाम्पल में ये हुआ कि अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। ये वो कहना चाहता है।
सेकंड वाला बीट बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट ना होता है, इस बार मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक बार K1 के पास एक बार K2 के पास। तो पहले बन जाएगा K1 A और फिर बन जाएगा K2A, सेम चीज है, नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट सर यहां पर ये कह रहा है कि अगर मेरे पास दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके A में है तो आप किसी भी कांस्टेंट को A को दे सकते हैं। पहली बार में देखो बेटा K2 दे दिया है, दूसरी बार में हम लोगों ने K1 दे दिया है, तो ये K1A हो जाएगा। सो वेरी बेसिक, ओके। नेगेटिव के मैट्रिक्स हम लोग बनाना जानते हैं कि सर वो नेगेटिव ए का कांस्टेंट ले लो या फिर माइनस कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज। ये +-1 है, तो सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेरी बेसिक, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा कुछ समझने का, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, जो कि क्वेश्चंस अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। करवाएं भाई, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद सर क्वेश्चंस तो बनते हैं, क्वेश्चन तो बनते हैं सही। सबसे पहला सवाल थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको बोल रहा है कि सर यदि ए मैट्रिक्स इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है, तो A+B बताएं, 2A+3 भी बताएं और 2A-3 भी बताएं। चलिए सबसे पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास A+B बताना है। सर A+B बताना है तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 हो जाएगा, 3 1 -2, ओके। और फिर उसके बाद 1 4 1 हो जाएगा। जी सर, इसमें मुझे बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो बी मैट्रिक्स हो जाएगा 2 3 -K1 0 -K1 -K2 और 3 1 1 हो जाएगा। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 0 हो जाएगा 3, 2 - 1 हो जाएगा 1, 3 + 0 हो जाएगा 3, 1 - 1 हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा -K4, 1 + 3 हो जाएगा 4 और 4 + 1 हो जाएगा 5, 1 + 1 हो जाएगा 2। सो दिस विल बी द रिजल्ट। है जी सर, ये तो बड़ा आसान था। चलिए इतना ही आसान है तो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखें दोस्त। दूसरा सवाल हमारे पास क्या दे रहा है, दूसरा सवाल दे रहा है कि सर हमें निकालना है 2A+3B। 2A+3B निकालने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सटेंड करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। तो पहले वाले मैट्रिक्स का 2 गुना लेना है, ठीक है सर। पहले वाले मैट्रिक्स का 2 गुना ले लिया और दूसरे वाले मैट्रिक्स का 3 गुना लेना है, यानी 2 3 -1 0 -1 -2 3 1 1 लेना है, और ये इन दोनों का मुझे चाहिए एडिशन। अच्छा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा सर, पहले वाले मैट्रिक्स का 2 गुना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 4 2 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी -K4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। दूसरे वाले मैट्रिक्स का 3 गुना अगर आप करना चाहते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 2 + 6 हो जाएगा 8, 0 + 9 हो जाएगा 9, 4 - 3 हो जाएगा 1, 6 + 0 हो जाएगा 6, 2 - 3 हो जाएगा -K1, -4 - 6 -K10, 2 + 9 हो जाएगा 11, 8 + 3 हो जाएगा 11 और 2 + 3 हो जाएगा 5। सो दिस विल बी द रिजल्ट। ओके जी सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा वाला पार्ट लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि सर 2A को 3B से माइनस करिए। अब बेटा मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, तो दोबारा लिखने के बजाय मैं इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करूंगा, डिफरेंस ले लूंगा। यानी कि 204 6 2 -4, ठीक है, और 282 इसको मुझे डिफरेंस करना है किसके साथ सर, 6 9 -3, 6 9 -3, 0 -3 -K6 और 933 इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा सर, 2 - 6 -K4 आ जाएगा। हाँ जी, 0 -9 -K9 आ जाएगा। 4 -3 बेटा हमारे पास 4 -3 4 + 3 7 हो जाएगा। 6 - 0 6 हो जाएगा। 2 -3 बेटा 5 हो जाएगा। -4 -6 बेटा 2 हो जाएगा। 2 - 9 -K7 हो जाएगा। 8 - 3 5 हो जाएगा और 2 - 3 बेटा -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑपरेशन। जो भी आप लोग अलजेब्रा देख रहे हो इस तरीके से करना है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर स्मार्टनेस अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाते हैं तो आप लोग इस वाले स्टेप को क्या कर सकते हो बेटा,
एलिमिनेट कर सकते हो। आप इसे बिना लिखे भी आप लोग डायरेक्टली ऐसे करके एडिशन कर सकते हो, बट ये थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। जब आप मेंटली इन चीजों को कर पाएंगे तभी आप लोगों को बेनिफिटेड फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने आप लोगों को लिख दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और बढ़िया से मजेदार तरीकों से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, भारी तो नहीं लग रहा है ना, डाइजेस्ट हो रहा है ना, डकार वकार तो नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, एकदम बढ़िया। हल्की हल्की लिए तो चीजें हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें, स्वादिष्ट चीजें हैं, इनको सीख जाओगे तो काफी मजा आएगा। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर यदि a प्लस बी बराबर ये है और a माइनस बी बराबर ये है, देन फाइंड द मैट्रिसेस a एंड b। भाई देखो, ये सवाल जो है ना आपको क्लास 9th की याद दिलाना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं x और y की वैल्यूज। तो मैं यहां पर मैट्रिसेस को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन के मेथड से। जरा ध्यान से देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। अगर a प्लस बी और a माइनस बी मुझे रेस्पेक्टिवली ऐसे ऐसे दिए गए हैं, कैसे कि a माइनस वन, 1 माइनस 1 और 5 दिया गया है, तो अगर मैं इन दोनों को कर देता हूं ऐड, अगर मैं इन दोनों को कर देता हूं ऐड, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 2a मैट्रिक्स आ जाएगा। जी सर, 2a मैट्रिक्स इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1, 5 और 1 हो जाएगा। जी सर, और प्लस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस के 1, 1 माइनस के 1 और 5 हो जाएगा। सर इसका रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और 1 प्लस 5 बेटा 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मुझे सर a मैट्रिक्स निकालना था, तो इसका 2 बेटा 1/2 हो जाएगा। सो इसका मतलब a मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1 0 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सर बी मैट्रिक्स कैसे निकालें, बी मैट्रिक्स कैसे निकालें, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर। कैसे बेटा, आप लोगों को पता है कि सर a प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 3 माइनस 1 5 और 1 है। हाँ, तो सर बी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 5 और 1 हो जाएगा। इसमें से सर a मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे अगर उधर ले जाते हैं, तो इसका मतलब b मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 5 और 1 हो जाएगा। इसमें से a मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, जो हमने निकाला 1 0 2 और 3 हो जाएगा। सो इट मींस कि सर 3 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास 2, माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा माइनस 1, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस के 2। सो दिस विल बी द b मैट्रिक्स। आसान था? हाँ सर, ये तो काफी आसान था। तो करना है, आएंगे ऐसे सवाल आपको बार बार दिखाई देंगे। एनसीईआरटी ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, या फिर भाई अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लो, इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, भर के सवाल पूछे गए हैं। तो ये इजी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल और कैसे बनाया जाता है सर, थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाता है कि एक जगह पर आपको 2x प्लस 3y यानी कुछ स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी मैट्रिसेस में कर दिया जाता है। इन सिचुएशन में क्या करेंगे सर, हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली बोलूं तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, है ना, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा सर, एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन स्टार्ट होगा तो क्या बन जाएगा सर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x। जी सर, ये बन जाएगा प्लस के 9y। जी सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना है दोस्त, डायरेक्टली, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है सर। ये हो जाएगा हमारे पास 69, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 27, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 30। जी सर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 2 2 जा 4y। अच्छा, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। जी सर, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इसे माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस करना पड़ेगा। जी सर, तो यहां पर 6x और 6x कट जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 13y आ जाएगा, है ना, 13y विल बी इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस बेटा निकालने की कोशिश करो तो 69 माइनस 4 सर 65 हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 14 जो होगा बेटा हमारे पास 13 माइनस के 13 हो जाएगा, 6 माइनस 6 सर 0 हो जाएगा और 30 माइनस 4 जो है वो 26 हो जाएगा। यानी अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये 1 अपॉन में 13 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 65 माइनस 13, 0 और 26 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर अपने पास जो y की वैल्यू है 13 से डिवाइड करने पर 5 माइनस के 1 0 और 2 आ जाता है। ओके, है ना, यहां तक सभी को एकदम चकाचक समझ में आता है, इतना मैथ सभी कर लेते हैं।
सर y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? बेटा किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप पहली वाली इक्वेशन में रख दो। सर यहाँ पर हमारे पास 2x दिया हुआ है और 3 टाइम्स ऑफ y मैट्रिक्स कितना आ रहा है सर? y मैट्रिक्स आ रहा है 5 - 1 0 2, 5 - 1 0 2 आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 23 माइनस के 9, 2 और 10, ये हमारा इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। ओके तो इसे 3 टाइम्स कर दीजिए दोस्त, 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2x प्लस ये बन जाएगा 15 माइनस के 3 0 6 बन जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 23 माइनस के 9 2 और 10 हो जाएगा। ठीक है सर, इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाओगे तो बेटा 2x मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 2x मैट्रिक्स हो जाएगा 23 माइनस के 9 2 और 10 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स माइनस होगा? 15 माइनस के 3 0 और 6 हो जाएगा। तो अच्छे से मैट्रिक्स डिवाइड करना है भाई, माइनस करना है। 23 माइनस 15 सर 8 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 3 सर माइनस के 6 हो जाएगा, 2 माइनस 0 सर 2 हो जाएगा, और 10 माइनस 6 बेटा 4 हो जाएगा। तो यहां पर ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितना जाएगा बेटा? हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। मजा आया? क्लियर है? बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है ना, साधारण सी चीज है। बस एलिमिनेशन को आपको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करना है। जैसा जैसा वैल्यू आपको मिल रहा है वैसा वैसा आपको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम अगर आप इसे करना जानते हैं। कह रहा है कि सर फाइंड द मैट्रिक्स ए, हमें ए मैट्रिक्स बताइए सच दैट दिस मैट्रिक्स इक्वेशन जो है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी 2a माइनस के 3b प्लस के 5c जो है वो जीरो मैट्रिक्स दे रहा है। यानी सर अगर मैं 2a मैट्रिक्स की वैल्यू निकालूं तो -3b इधर ले गए तो प्लस का 3b हो जाएगा, 5c इधर ले गए तो माइनस के 5c हो जाएगा। यानी सर a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। क्या 3b मैट्रिक्स माइनस 5c मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसे और अगर अच्छे से लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं कि 3b मैट्रिक्स माइनस 5c मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद हाफ करना पड़ेगा। तो सर हाफ तो है हमारे पास, 3b मैट्रिक्स b मैट्रिक्स का 3 गुना कर दो। सर b मैट्रिक्स का 3 गुना हो जाएगा, 3 2 जा -6, 3 2 जा 6 और 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और -5 टाइम्स ऑफ c कर दोगे तो 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 2 जा -10 हो जाएगा, 5 7 जा 35, ओके, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। दिस इज द 5c मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं ये 1/2 रखता हूं तो इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस क्या आता है सर? -6 -10 माइनस के 16, 6 माइनस 0 सर 6 आ जाएगा, 0 माइनस -10 सर +10 आ जाएगा, 9 माइनस 35 तो सर माइनस के 26 आ जाएगा, 3 माइनस 5 यानी माइनस के 2 आ जाएगा, 12 माइनस 30 यानी माइनस के 18 आ जाएगा। और अब अगर मैं यहां से इस a मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? माइनस के 8, 3 5 माइनस के 13 माइनस के 1 और माइनस के 9 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी आर प्रैक्टिस्ड, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हम लोगों को करना है किसके ऊपर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिफरेंस। क्योंकि ये काफी आसान थे इसलिए मैंने सिर्फ यहीं पर पॉज कर रहा हूं, और फिर उसके बाद जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो वहां कुछ और चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेगी। सो ये काफी आसान था भाई, लिटरली बता रहा हूं काफी आसान था। अब इसको लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आप लोग करिए, आपको बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और फिर जैसे अपना डिटरमिनेंट्स हो गया तो डिटरमिनेंट्स की एनसीईआरटी लगा लो, अब मैट्रिसेस जैसे हो जाए मैट्रिसेस की एनसीईआरटी लगा लो, और फिर एनसीईआरटी जब हो जाए कि हाँ सर पक्का अपने को एनसीईआरटी आती है, मैं किसी को भी बता देगा, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो उसके बाद कोई भी हेल्प बुक उठाइए, कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, लग जाइए। बेटा खाली बैठने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, जो हमेशा 24 घंटे सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचता है वही ऊंचाइयों को छूता है। और अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो बेटा मेहनत तो लगेगी। जानते हो ना अलग सर क्या कहते हैं? सुनते हो ना? तो सुनते हो, जानते हो, लेकिन मानना भी पड़ेगा। मेरा कहना, अलग सर का कहना, या फिर पीडब्ल्यूए के किसी भी टीचर का कहना हमेशा यही होगा कि बेटा करने से ही आएगा, बैठे बैठे नहीं आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो इसके बाद भाई हमारा लेक्चर यहां पर हो जाता है स्टॉप।
और इसी के साथ हम लोग भाई विदा लेंगे लेकिन आएंगे, वापिस आएंगे भाई, बिल्कुल। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं आऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगता आप लोगों के बिना। आपका लगता है भाई? लगता हो तो बताना, नहीं लगता हो तो भी बताना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। दैट तो सेशन को यहां पर खत्म करते हैं, मिलते फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।